हेलो एवरीवन, मैं रक्षा सिंह। मैं राजनीति विज्ञान विषय की प्राध्यापिका हूँ और मैं बीए पार्ट 3 में प्रतिष्ठा विषय राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत पेपर नंबर 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के अंतर्गत भ्रष्टाचार टॉपिक पे भ्रष्टाचार का अर्थ, उसके रूप और उसके कारण का पीडीएफ ई कंटेंट में अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं वीडियो के माध्यम से भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय पर या भ्रष्टाचार दूर करने के लिए क्या सुझाव है उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कुछ उपायों का सहारा लिया गया है, मतलब कुछ सुझाव दिए गए हैं लोगों द्वारा। वो सुझाव क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश में व्यापक जनमत को जागृत किया जाना चाहिए ताकि जनता पग पग पर भ्रष्टाचार का विरोध कर सके। दूसरा पॉइंट, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों तथा सरकारी सेवकों के लिए प्रभावशाली आचार संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए तथा इसका पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, लोक सेवकों को वेतन इतना अवश्य दिया जाए ताकि वे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह कर सके। अगला पॉइंट है, नियुक्ति, पदोन्नति तथा तबादले के लिए स्पष्ट एवं निर्धारित कानून बनाकर इन पर कड़ाई से अमल किया जाना चाहिए ताकि स्वविवेक और पक्षपात की संभावना न रहे। भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए कड़े से कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा इनके संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कार्यपालिका द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ ही ये 5 पॉइंट हमने आपको बताया, ये सुझाव दिया गया है सरकार को। अब भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु प्रशासनिक संस्था क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय लोक प्रशासन में नैतिकता को बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार के लिए लिप्त पाए जाने वाले कर्मियों को दंडित करने हेतु कुछ प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है। उसमें विभागीय नियंत्रण आता है, कानूनी प्रावधान है, लेखा परीक्षण के माध्यम से, लोक सेवकों के आचरण संबंधी नियम से, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा, राज्य सतर्कता आयोग और लोकायुक्त और लोकपाल के माध्यम से भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु कुछ प्रशासनिक पद या प्रशासनिक कार्य किए गए हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है विभागीय नियंत्रण, उसके अंतर्गत भारत में केंद्र और राज्य दोनों में विभाग का मंत्रालय का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है। मंत्री ही अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होता है और संबंधित प्रश्नों का उत्तर विधायिका में देता है। और संसदीय प्रणाली वाली शासन व्यवस्था में विपक्षी दलों द्वारा सत्ता पक्ष का दोषारोपण तथा मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण प्रशासनिक नियंत्रण का संभवतः श्रेष्ठ तरीका है और इसे संसदीय नियंत्रण कहा जाता है। दूसरा है कानूनी प्रावधान, कुछ लीगल प्रोविजंस है जिसमें भारतीय प्रशासनिक एवं कानूनी व्यवस्था ब्रिटिश समय में निर्मित विधियों पर आधारित है। 1860 में निर्मित भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार को दंडनीय अपराध माना गया है। इसी तरह 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पारित किया गया जिसमें भ्रष्टाचार को दंडनीय अपराध बताया गया। इसके पश्चात 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के पश्चात सरकारी तंत्र की शिथिलता एवं अनैतिकता के विरुद्ध अनेक वाद दायर हुए तथा रेलवे, डाकतार, दूरसंचार तथा स्वास्थ्य सेवाओं सहित अनेक विभागों को दंडित भी किया गया। इस प्रकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं प्रशासनिक संस्था द्वारा। तीसरा पॉइंट आता है लेखा परीक्षण। भारत में सरकारी और लोक संगठनों की आय व्यय का लेखा परीक्षण होता है। यह कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा संपन्न होता है। लेखा परीक्षण अनियमितताओं का पता लगाने का अच्छा तरीका है। संसदीय समितियां भी इस प्रकार की जांच करके प्रशासनिक वित्तीय घोटाले का पता करती हैं। अगला पॉइंट आता है लोक सेवकों के आचरण संबंधी नियम, मतलब कि कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट।
प्रशासनिक कुशलता के लिए केवल संगठन और उसकी कार्यप्रणाली में सुधार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रशिक्षित और योग्य हो और वे ईमानदारी से कार्य करते रहें। इसके लिए आवश्यक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार की समस्या लोक प्रशासन में पहली बार उग्र रूप में प्रकट हुई। अन्य देशों की भांति भारत में भी लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए, जिसमें 1941 में विशेष पुलिस संगठन की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 1946 में से गृह विभाग का अंग बनाते हुए इसके अधिकारों में वृद्धि की गई और 1947 में सरकार ने लोक सेवकों के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पारित किया, जिसमें भ्रष्टाचार के क्षेत्र को परिभाषित किया गया है और 1953 में इसमें भ्रष्टाचार निरोध शाखा को बढ़ाया गया। 1963 में केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की गई तथा विशेष पुलिस संगठन को उसका एक संभाग बना दिया गया। 1954 में अधिकारियों के लिए आचरण संबंधी नियमों का निर्माण किया गया, जैसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1945, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम 1955, रेल सेवा आचरण नियम 1956। सरकार ने भ्रष्टाचार की जांच करने तथा सुझाव देने हेतु अनेक समितियों की स्थापना की। इनमें दो प्रमुख समितियां मुख्य थी। रेलवे कृपलानी भ्रष्टाचार जांच समिति 1953 से 55 और के संथानम समिति 1962। साथ ही गृह मंत्रालय के प्रशासकीय सतर्कता संभाग 1955 की स्थापना की गई है। इसके पश्चात अगले पॉइंट में हम देखेंगे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CBI, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, संथानम समिति के सुझाव को रखते हुए भारत सरकार ने एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 11 फरवरी 1964 को किया। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष के अतिरिक्त एक सचिव, एक विशेष अधिकारी, एक मुख्य प्रविधि आयुक्त, 3 विभागीय जांच आयुक्त और 2 अधीन सचिव तथा 6 प्राविधिक आयुक्त होते हैं। इसकी स्थापना कार्यपालिका के प्रस्ताव द्वारा की गई और 25 अगस्त 1998 को जारी अध्यादेश केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश के द्वारा इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। आयोग का प्रमुख मुख्य सतर्कता आयुक्त कहलाता है। इसकी नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति करती है और जिसे राष्ट्रपति नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति करती है और जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग उस समिति की भी अध्यक्षता करता है जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के निदेशक तथा राजस्व विभाग के अधीन प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की नियुक्तियों की अनुशंसा करती है। अब CBC के कार्य क्या है? इसमें पहला है ऐसी समस्त लेनदारियों के संबंध में जांच करना जिनके संबंध में किसी शासकीय अधिकारी पर अनुचित उद्देश्य या भ्रष्ट तरीके से कार्य करने के कारण शक किया जाता हो या आरोप लगाया गया हो। दूसरा, किसी लोक सेवक के विरुद्ध इस शिकायत की जांच करना कि उसने अपनी सत्ता का प्रयोग अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए किया है अथवा नहीं। तीसरा, आयोग अधिकरणों से प्रतिवेदन व्यक्त करता है जिससे निरीक्षण एवं भ्रष्टाचार संबंधी कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके। अगला है, यह अपने नियंत्रण से सीधे जन शिकायतों पर विचार कर सकता है जिनके संबंध में अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता होती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामला दर्ज करके नियमित मामले के रूप में जांच संबंधी आदेश देने या केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए उसे सूची में लिखने या संबंधित अभिकरण को जांच के आदेश देने संबंधी हो सकता है। और अगला है, प्रशासन में सच्चरित्रता के संरक्षण हेतु प्रशासनिक कार्य पद्धति एवं कार्यप्रणाली का पुनर्निरीक्षण करना। केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो
सीबीआई। केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो का उद्गम उस समय हुआ जब 1941 में विशेष पुलिस संगठन की स्थापना हुई। विशेष पुलिस संगठन का वर्तमान प्रचलित नाम केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक आदेश द्वारा प्रदान किया गया और इसकी स्थापना से केंद्र सरकार की लंबे समय से चली आ रही यह मांग पूरी हुई कि उसके नियंत्रण में एक केंद्रीय पुलिस संगठन माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों, वित्तीय अपराधों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में पाए जाने वाले गंभीर आरोपों की जांच कर सकेगी। 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ बैंक कर्मचारी भी इसके परिधि में आ गए। अगला पॉइंट है मंत्रालय में सतर्कता संगठन। भ्रष्टाचार निरोध संबंधी संस्थानम समिति ने प्रत्येक मंत्रालय एवं विभाग में सतर्कता संगठनों संबंधी प्रारंभिक दायित्व मंत्रालय के सचिव या विभागाध्यक्ष तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी का होता है। यह अधिकारी प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग में इसी हेतु नियुक्त किया जाता है। अतिरिक्त सतर्कता संबंधी मामलों में वह विभाग के सचिव या विभागाध्यक्ष के विशेष सचिव के रूप में भी कार्य करता है और इस प्रकार केंद्रीय सतर्कता आयोग मंत्रालय तथा विभाग के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। अगले पॉइंट पे हम आएंगे जो है राज्य सतर्कता आयोग। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सतर्कता आयोग होता है जिसकी स्थापना संस्थानम समिति 1964 की अनुशंसा पर की गई है। केंद्र की भांति ही प्रत्येक राज्य में विशेष पुलिस है और राज्य सतर्कता आयोग की अध्यक्षता राज्य सतर्कता आयुक्त करता है। वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्तर का होता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पश्चात वह राज्य व केंद्र के अधीन किसी पद को ग्रहण करने का अधिकार नहीं रखता। राज्य सतर्कता आयोगों का क्षेत्राधिकार राज्य की कार्यपालक शक्तियों संबंधी मामलों से संबंधित है, लेकिन इसके द्वारा राजनीतिक भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा सकती। जहां तक राज्य के सतर्कता आयोग की शक्तियों का संबंध है उसमें थोड़ा सा अंतर है। सामान्यतः आयोग को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार है। पहला, ऐसे सभी मामलों की छानबीन करना जिसमें किसी सेवक के द्वारा अनुचित उद्देश्यों या भ्रष्ट तरीकों से कार्य करने संबंधी संदेह या आरोप हो। दूसरा, किसी लोक सेवक जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकार भी शामिल हैं जो राज्य सरकारों के अधीन सेवारत है, के विरुद्ध भ्रष्टाचार, दुराचरण, सच्चरित्रता के अभाव या अन्य प्रकार की कोई गंभीर अपराध संबंधी शिकायत हो। ऐसी शिकायत पर किसी लोक सेवक द्वारा अनुचित या भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए अपनी सत्ता का प्रयोग किया गया हो। अगला पॉइंट है प्रशासन में सच्चरित्रता बनाए रखने के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली का पुनरीक्षण। अगला पॉइंट है सांख्यिकी एवं अन्य सूचनाएं एकत्र करना जिसमें संपूर्ण प्रशासन पर सामान्य नियंत्रण एवं निरीक्षण रखा जा सके। जिन मामलों को विशेष पुलिस संगठन की जांच के लिए भेजा जाता है उनसे संबंधित जांच का रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाती है। उनके द्वारा नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के संबंध में परामर्श दिया जाता है और सतर्कता आयोग द्वारा प्रतिवेदन के उत्तर पर विचार किया जाता है। और अगली प्रशासनिक संस्था है जो भ्रष्टाचार को रोकती है वो है लोकपाल तथा लोकायुक्त। भारत में स्वीडिश ओम्बुड्समैन की तरह लोकपाल की स्थापना हेतु लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने 1 जनवरी 2014 को अपनी स्वीकृति देकर लागू कर दिया। दूसरी तरफ अब तक अनेक राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना हो चुकी है। इसका विस्तृत अनेक राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना हो चुकी है और लोकायुक्त और लोकपाल का जो कार्य है वो भ्रष्टाचार राज्य में या देश में भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको दूर करना है। इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से भ्रष्टाचार को दूर करने का क्या सुझाव है और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कौन सी प्रशासनिक संस्था का निर्माण किया गया है इसके बारे में समझें।